बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है एक्सरे। लेक्चर क्योंकि लेंथी है तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि एक्सरेज को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि एक्सरेज क्या हैं और उनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि एक्सरे की टाइप्स क्या हैं और एक्सरे का जो ओरिजिन है एटॉमिक स्केल पर वो क्यों प्रोड्यूस हो रही है, इसको देखेंगे। तो आइए फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक्सरेज होती क्या है। जिस तरह से आपको मालूम है लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इसके चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से इंफ्रारेड भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अल्ट्रा वायलेट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी तरह से एक्सरेज भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी इसका सबसे पहला इंट्रोडक्शन यही है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसमें भी वही दो बातें होंगी, एक तो इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होगी, और वैक्यूम में ये किस स्पीड से चलेंगे, स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगे। जैसे लाइट क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है, बिल्कुल ये भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करेंगी वैक्यूम के अंदर। लेकिन लाइट से फर्क क्या है इसमें? तो वो फर्क इनकी वेवलेंथ का है। इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, दूसरे अल्फाज में इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो ये दो बातें इसके तारुफ में आप बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा या वेवलेंथ बहुत शॉर्टर होती है। तो जरा देखिए ये बातें मैंने लिखी हैं। X-rays are the electromagnetic waves of very short wavelength, दूसरे अल्फाज में हाई एनर्जी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। तो जब मैं कहूंगा शॉर्ट वेवलेंथ तो इसका मतलब हाई एनर्जी होगा। इन द रेंज ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम, ये हमारे पास इसकी वेवलेंथ की रेंज है। एंगस्ट्रॉम जो है वो लेंथ का यूनिट है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻⁻10 मीटर्स। अगर आप चाहे तो इसको नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं। तो नैनोमीटर में आप बताएंगे कि 0.01 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर ये इसकी वेवलेंथ होती है। सबसे पहले जिस शख्स ने एक्सरे डिस्कवर की थी आप उसका नाम भी बताएंगे इंट्रोडक्शन में। तो एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर रोइंटजन इन 1895। तो आप देख रहे हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा एमसीक्यूज के लिए मटेरियल मौजूद है, तो इसको अच्छी तरह एक एक लाइन को आप लोगों ने देखना है। अब एक्सरेज को प्रोड्यूस कैसे करना है, अगर मैं आसान अल्फाज में यानी वन लाइन में आपको बताऊं कि एक्सरेज को कैसे प्रोड्यूस करना है, तो वो वन लाइन ये है कि अगर हमारे पास एक मेटल की सरफेस हो और उस पर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड किए जाएं, फेंके जाएं, तो एक्सरेज उसमें से एमिट होना शुरू हो जाती है। यानी वन लाइनर ये है कि अगर हमारे पास एक मेटल की सरफेस हो और उस मेटल की सरफेस पर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड किए जाएं तो उसमें से एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। ये कॉन्सेप्ट है। अब ये अचीव कैसे करना है, यानी वो मेटल कौन सी होनी चाहिए, वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे मेरे पास, तो ये सारा एक्सपेरिमेंट कैसे करना है उसकी अब मैं आपके सामने कंस्ट्रक्शन की डिटेल बताऊंगा। लेकिन अभी तक आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि अगर मैं देखूं सेंट्रल आइडिया क्या है, वो ये है कि आपने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करके किसी मेटल की सरफेस पर बम्बार्ड करने हैं और उसके नतीजे में उस मेटल की सरफेस में से एक्सरेज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले ये सारा काम करने के लिए आप चाहेंगे बाहर से हवा की इंटरफेरेंस वगैरह ना हो, तो आपका जो भी कंपोनेंट्स हैं इस एक्सपेरिमेंट के वो किसी ऐसी जगह पर हो जहां बाहर से हवा इंटरफेयर ना करे। तो हम इस सारी चीज को एक ग्लास ट्यूब के अंदर परफॉर्म करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये जो हमारे पास रेड कलर की मैंने बनाई है ये बेसिकली एक ग्लास ट्यूब है। तो सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर होंगे ताकि हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकें। इस ग्लास ट्यूब में से हम हवा निकाल देंगे, यानी ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होगी जिसमें से हवा को इवैक्यूएट कर देंगे। वैक्यूम्ड ग्लास ट्यूब भी कह सकते हैं। इसका एक नाम बड़ा मजे का है, याद रखिएगा, कूलिज ट्यूब। और अगर मैं देखूं इस ट्यूब में हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सरेज, तो मैं इसको एक्सरे ट्यूब भी कह सकता हूं। तो ये हमारे पास आ गई जी बातें। तो प्रोडक्शन में
یہ ہے وہ سارا سسٹم جو میں نے آپ کے سامنے شو کیا جس طرح سے ہم پروڈیوس کرتے ہیں. An arrangement for producing X-rays is shown. It consists of following important components. تو اب دیکھیں یہ components میں نے آپ کے سامنے شو کر دیے. پہلا component کیا ہے؟ ویکیوم ٹیوب، جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا. A highly vacuumed tube called Coolidge tube is used to envelope مطلب وہ بند کر لے گی، used to envelope all the components inside it. تو سارے components اس کے اندر رکھ دیے جائیں گے، اس کے اندر بند کر دیے جائیں گے. ایکس رے ٹیوب تو اپنے فنکشن کے حساب سے دیکھیں تو ہمارے پاس کیونکہ یہ ایکس رے پروڈیوس کرنے کی وجہ بن رہی تو انہیں ایکس رے ٹیوب کہنا زیادہ مناسب ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کمپوننٹ جو اس کے اندر آئے گا وہ کیا ہے. ایک تو ہو گیا گلاس ٹیوب. اب گلاس ٹیوب کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس ایک چیز ہوگی کیتھوڈ، کیونکہ سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ الیکٹرانز بمبارڈ کرنے، الیکٹرانز پھینکنے. تو پھر ہمارے پاس کوئی الیکٹران پھینکنے والی گن ہونی چاہیے، کوئی ایسی مشین ہونی چاہیے جو الیکٹران بمبارڈ کرے، الیکٹران نکالے. الیکٹرانز کا ایک اور نام ہے تھرمیونز. تو الیکٹرانز کا نکلنا، اس کا ایک بڑا مزے کا نام ہم دے سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ تھرمیونک ایمیشن. تھرمیونز الیکٹرانز، ایمیشن نکلنا، تھرمیونک ایمیشن الیکٹرانز کا نکلنا، الیکٹرانز کا بمبارڈ کرنا. تو کیونکہ ہمیں الیکٹرانز چاہیے تو ہمیں ایک ایسی چیز دیں گے جو الیکٹران آسانی سے دے سکتی ہو، نکال سکتی ہو، اسے کہتے ہیں کیتھوڈ. تو یہ ہمارے پاس کیتھوڈ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ خود بخود الیکٹران ہر وقت دیتی رہے گی؟ نہیں. آپ کو اس سے الیکٹران اگر لینے آپ کو اس کو گرم کرنا پڑے گا. جب آپ اس کو گرم کریں گے تو یہ ہیٹ ہونے پر الیکٹران دے گی. اس لیے الیکٹرانز ہیٹ ہونے پر مل رہے ہیں. تو میں نے کیا نام بتایا تھا؟ تھرمیونز. اصل میں تھرمیونز کا مطلب ہے تھرم، دو لفظ ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں تھرم کا مطلب تو آپ کو معلوم ہے نا، تھرم کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ، اور تھرمیونز کا مطلب ہے ہیٹ پر ملنے والے ہمارے پاس جو الیکٹران ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاس یہ جو کیتھوڈ ہے اس کو ہمیں گرم کرنا پڑے گا. فلامنٹ جب گرم ہوگا تو کیتھوڈ گرم ہوگا، کیتھوڈ گرم ہوگا تو اس میں سے الیکٹران جو ہے وہ بمبارڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن فلامنٹ کب گرم ہوگا؟ اس کو ماچس سے گرم تو نہیں کر سکتے. فلامنٹ کو گرم کرنے کا طریقہ ہے وہ جو بلب میں فلامنٹ ہے تو وہ کیسے گرم ہوتا ہے بھائی؟ وہ گرم ہوتا ہے جب اس کو کرنٹ سپلائی ہوتا ہے تو بلب گرم ہو جاتا ہے ہیٹنگ ایفیکٹ کی وجہ سے. بالکل اس کو بھی ہم کیا کریں گے؟ وولٹیج دیں گے تاکہ اس میں سے کرنٹ پاس کرے اور یہ گرم ہو، اور یہ گرم ہوگا تو ہمارے پاس کیتھوڈ گرم ہوگا، کیتھوڈ گرم ہوگا تو تھرمیونک ایمیشن ہوگا، الیکٹرانز ایمٹ ہوں گے. تو ہمارے پاس اس کو جو ہم وولٹیج دے رہے ہیں اس وولٹیج کو میں نے صرف وولٹیج نہیں لکھا بلکہ لو وولٹیج لکھا، ٹھیک ہے. اس کی آگے اب چل کے آپ کو وجہ پتہ چلے گی. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں لو وولٹیج کو اگر میں کم زیادہ کروں تو کیا ہوگا، ذرا غور کریں. میں نے لو وولٹیج کو تھوڑا بڑھا دیا، زیادہ کرنٹ پاس کرے گا فلامنٹ میں سے، زیادہ گرم ہوگا فلامنٹ، کیتھوڈ زیادہ گرم ہوگا تو کیتھوڈ میں سے الیکٹران زیادہ نکلیں گے، الیکٹران زیادہ نکلیں گے تو میٹل میں سے ایکس رے زیادہ نکلیں گے. یعنی اس وولٹیج کو زیادہ کر دینے سے زیادہ ایکس ریز ملتی ہیں، تو اپوزٹ میں اس وولٹیج کو کم کر دینے سے کم ایکس ریز ملیں گی. یعنی یہ وولٹیج کیا کنٹرول کر رہی ہے؟ یہ وولٹیج ایکس ریز کی انٹینسٹی یا کوانٹٹی کو کنٹرول کر رہی ہے. اگر مجھے کم ایکس ریز چاہیے تو میں اس وولٹیج کو کم کروں گا، اگر مجھے زیادہ ایکس ریز چاہیے میں اس وولٹیج کو زیادہ کروں گا. گاٹ اٹ؟ یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ہیں اس کو میں نے کیتھوڈ کی ہیڈنگ میں لکھ دی. تو کیتھوڈ میں سب سے پہلے دیکھیں here the cathode is heated، گرم کیا جائے گا اس کو by a filament F. اور اس کو کیسے گرم کیا جائے گا فلامنٹ کو؟ connected to low voltage، کیونکہ اس کو ہم نے وولٹیج سے اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ کرنٹ پاس کرے گا. تو جیسے بلب گرم ہو جاتا ہے کرنٹ پاس کرنے پر، یہ فلامنٹ بھی گرم ہو جائے گا. کیا کرے گا گرم ہونے پر جی؟ it emits electrons. تو کیتھوڈ الیکٹران ایمٹ کریں گے. الیکٹران کا ایمٹ ہونا اس کو کیا نام دیا میں نے؟ تھرمیونک ایمیشن، الیکٹران کا ایمٹ ہونا. وہ الیکٹرانز کیا کریں گے؟ which are accelerated towards the anode، اور وہ الیکٹرانز نکل کے آگے میٹل کی طرف بھاگیں گے. میٹل کی طرف کیوں بھاگیں گے یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. if low voltage increases، اگر میں اس وولٹیج کو بڑھاؤں تو فلامنٹ زیادہ گرم ہوگا تو زیادہ الیکٹران نکلیں گے، زیادہ ایکس ریز بھی پروڈیوس ہوں گی. تو if low voltage increases cathode will emit more electrons in return، جس کے نتیجے میں more X-rays will be produced، زیادہ X-rays بھی پروڈیوس ہوں گی. تو ہم نتیجتاً یہ کہہ سکتے ہیں hence low voltage controls intensity of X-rays، یعنی low voltage جو ہے وہ X-rays کی انٹینسٹی کو کنٹرول کرتی ہے. تو یہ ہمارے پاس کیتھوڈ کا سارا فنکشن آ گیا، ٹھیک ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں
हम बात करते हैं इस मेटल की, ठीक है। याद रखिएगा बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकले तो वो तो इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, वो मेटल की तरफ क्यों भागेंगे? या दूसरे अल्फाज में मैं ये सवाल करता हूं कि मैं ऐसा क्या करूं कि इलेक्ट्रॉन सीधे आगे को जाएं? तो आप इसका जवाब ये देंगे कि सर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में भगाने के लिए, फोकस करने के लिए, अगर मैं उस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता, तो सारे इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन्स को इसी डायरेक्शन में रखने के लिए मुझे इसके सामने पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं एनोड, ठीक है ना। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एनोड। ये सारा एनोड जो है ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ये पॉजिटिव कैसे होगा, ठीक है, और कैथोड नेगेटिव कैसे होगा, ठीक है। ये दोनों, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, तभी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा। तो देखिए मैंने इसके लिए एक ऊपर वोल्टेज लगाई हुई, ठीक है। इसका मैं आपको फंक्शन बाद में बताता हूं, लेकिन अभी आप ये देखिए कि ये जो मेरे पास एनोड है ये पॉजिटिव है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर को भागेंगे। यहां मैंने उसी के आगे मेटल की वो सरफेस लगाई गई जिसमें से मैंने एक्सरेज प्रोड्यूस करनी है। तो ये आप देख रहे हैं ब्लू में बाउंड्री पर, ये मेटल है। यानी मेटल क्योंकि एनोड है तो हमारे पास उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें अब एनोड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए जी, कंपोनेंट नंबर 3 है एनोड। क्या कहते हैं एनोड जी? द एनोड इज बेसिकली द टारगेट मटेरियल। यानी एनोड वही जो हमारे पास टारगेट मटेरियल है ना, वो जो मेटल है, उसी को एनोड बना दिया। कैसे एनोड बना दिया? उसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया वोल्टेज से। तो वोल्टेज को भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये वो टारगेट मटेरियल होता है विच एमिट्स एक्सरेज, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन फेंक कर उसमें से एक्सरेज निकालनी होती है। सिंस ड्यूरिंग एक्सरेज प्रोडक्शन द एनोड इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर, so anode is made up of a metal of high melting point। यानी हमें मालूम है जब यहां से इलेक्ट्रॉन जा जाकर हिट करेंगे और एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी तो एनोड ने गर्म हो जाना। जिनमें से हमने एक्सरेज एमिट करनी है वो मेटल जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो गर्म होने पर मेल्ट ना हो जाए। दूसरे अल्फाज में उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी मेटल्स जो है उनमें हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो कैडमियम है, टंगस्टन है, टंगस्टन का सिंबल W होता है, ठीक है, और मोलिब्डेनम है, ठीक है। तो ये 3 मेटल्स हैं जो आज हम लोगों ने यहां पर सपोज किए, वो टंगस्टन है, ये दरमियान वाली W जिसे मैंने बोला। तो ये एनोड चूज करते हुए आपने क्या ख्याल रखना है? यही ख्याल रखना है कि जो मेटल है आपकी वो एक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल होनी चाहिए। अच्छा जी, अब जरा देखिए, स्टिल अगर हम टंगस्टन वगैरह भी चूज कर लें फिर भी इसके मेल्ट होने का खतरा होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहां पर कूलिंग ऑयल जो है वो देते हैं। वो कूलिंग ऑयल जो है वो क्या करेगा, सारी एनर्जी जो इसमें हीट प्रोड्यूस होगी उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा, तो उससे एनोड जो है वो काफी हद तक ठंडा रहेगा। तो कूलिंग ऑयल जो है उसका नाम ही बता रहा है कूलिंग ऑयल, यानी कूल करने वाला ऑयल। तो ये ट्रांसफार्मर वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, तो यहां पर भी है। तो व्हेन एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेटल टारगेट इट बिकम्स हॉटर, वो गर्म हो जाएगा, एंड कैन बी मेल्टेड, और वो गर्म होकर मेल्ट होने का खतरा है उसका। टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, अगर हम चाहते हैं ऐसा ना हो, A cooling oil is used। तो वो कूलिंग ऑयल देख रहे हैं आपने, मैंने यहाँ पर एरोज बनाए क्योंकि वो सर्कुलेट करता रहेगा, हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा, ठीक है। अब सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, ये रह गई है हाई वोल्टेज। तो 5वां कंपोनेंट ये हाई वोल्टेज है, ठीक है। तो हाई वोल्टेज या हाई पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है। ये बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होगी क्योंकि ये 25,000 से 1,00,000 वोल्ट तक होती है। यही वजह है कि मैंने जब इसको नाम देना था तो वोल्टेज की बजाय लो वोल्टेज दिया, क्योंकि ये वोल्टेज भी एग्जिस्ट करती है, ये बहुत ज्यादा उसके मुकाबले में, तो ये लो वोल्टेज है, ठीक है ना। तो इसको लो वोल्टेज कहने का मकसद आपको समझ में आ गया होगा। हाई वोल्टेज क्या करेगी, क्योंकि ये वोल्टेज इधर कैथोड से और इधर एनोड से कनेक्टेड है। ये एनोड को पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव चार्ज देगी, तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से रिपेल होकर उधर और एनोड की तरफ अट्रैक्ट होकर उधर, यानी इधर से कैथोड इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, वहां से एनोड इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, तो दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में होगी, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करना शुरू हो जाएंगे। जब वो एक्सेलरेट करेंगे उनकी एनर्जी बढ़ेगी, और जब वो एनर्जी बढ़ेगी तो वो ज्यादा जोर से आकर इस मेटल को हिट करेंगे, तो हमारे पास एक्सरेज जो है वो ज्यादा एनर्जी वाली प्रोड्यूस होगी। अगर मैं इस हाई वोल्टेज की कम कर दूं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। ये कम नेगेटिव है, ये कम पॉजिटिव है, ये कम पुश करेगा, वो कम पुल करेगा। इस सूरत में इलेक्ट्रॉन जब जाकर इधर हिट करेंगे
तो हमारे पास क्योंकि वो इतना जोर से हिट नहीं करेंगे, इतने एक्सेलरेशन से, इतनी एनर्जी से हिट नहीं करेंगे, तो हमारे पास जो एक्स-रेज बनेंगी वो भी काफी कम एनर्जी की होंगी। अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस 25 किलो वोल्ट यानी 25,000 से 100 किलो वोल्ट यानी 1,00,000 किलो वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन कैथोड एंड एनोड। तो कैथोड एनोड के दरमियान ये हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है। फायदा क्या है? As the voltage is increased, the electrons start moving with more acceleration, यानी more energy। इसका नतीजा क्या होगा? जब ज्यादा एनर्जी will be produced, तो एनर्जी एक्स-रेज की ज्यादा होगी। So high potential difference controls the quality of X-rays। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां मैंने बताया था लो वोल्टेज ज्यादा होने से ज्यादा एक्स-रेज प्रोड्यूस होती है, हाई वोल्टेज ज्यादा होने से एक्स-रेज की तादाद नहीं बढ़ती, लेकिन एक्स-रेज की क्वालिटी बढ़ जाती है। क्वालिटी का मतलब है कि एक्स-रेज की एनर्जी बढ़ जाती है, या कम भी हो सकती है। तो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या एनर्जी अगर आपने एक्स-रेज की कम या ज्यादा करनी है तो उसके लिए आपको हाई वोल्टेज को छेड़ना है, और अगर आपने एक्स-रेज की एंड हाई वोल्टेज कंट्रोल्स द क्वालिटी या टाइप्स ऑफ एक्स-रेज। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है कि कितनी किनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स के पास, EeV। ठीक है, ये हम लोगों ने काफी दफा फॉर्मूला पढ़ा है। अब ये प्रोडक्शन तो हो गई, एक्स-रेज बन गई हैं। ठीक है, अब जब इन एक्स-रेज का हम ग्राफ देखते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट बोर्ड पे बताता हूं कि कैसा ग्राफ आएगा, और फिर हम देखेंगे उस ग्राफ को रीजन देने की कोशिश करेंगे, जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि ये जो एक्स-रेज हमारे पास आई इनका ग्राफ कैसा था। बच्चों, जब ये एक्स-रेज प्रोड्यूस हुई तो उनका ग्राफ कुछ ऐसा था। ये ग्राफ मैंने वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान बनाया। वेवलेंथ से मुराद है जो एक्स-रेज बन रही है उनकी वेवलेंथ कितनी है, और हमारे पास इंटेंसिटी से मुराद है कि वो कितनी तादाद में बन रही है। इसको मजीद डिटेल में डिस्कस तो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यहां सिर्फ मैं कंक्लूड करने लगा हूं कि एक्स-रेज के इस ग्राफ को देखकर हमें क्या बातें पता चल रही हैं। पहली बात, हमें यह पता चल रहा है कि इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट टू काइंड्स ऑफ एक्स-रेज आर फॉर्म। भाई दो किस्म की एक्स-रेज बनी। आप देख रहे हैं ये स्मूथ कर्व, देख, लेकिन उसमें कहीं कहीं इस तरह की पीक है। ये स्मूथ कर्व कोई और टाइप की एक्स-रेज है, लेकिन जहां पीक आ रही है ये वाली, वो कोई और एक्स-रेज है। मुमकिन है कि इन एक्स-रेज की बनने की वजह कोई और हो, और इन एक्स-रेज के बनने की वजह कोई और हो। इनको मैंने नाम क्या दिए ये भी हमारे नेक्स्ट पार्ट का आर्टिकल है, लेकिन आज बस इतना कंक्लूड कर रहा हूं कि ये बात तय है कि दो किस्म की एक्स-रेज बन रही हैं। द पीक रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज। ये जो पीक है ना, इसको हमने नाम दे दिया है, और वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज। ठीक है, और द रेस्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस एक्स-रेज, और ये जो हमारे पास है ये कॉन्टिन्यूअस एक्स-रेज है। ठीक है, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज एंड कॉन्टिन्यूअस एक्स-रेज। तो अगर दो किस्म की एक्स-रेज आ रही हैं तो इसका मतलब एटॉमिक स्केल पर जब हम एक एटम के अंदर जाकर देखें तो शायद दो किस्म के प्रोसेस हैं अलग-अलग जो इनको जनरेट करें, तभी हमारे पास दो किस्म की एक्स-रेज आ रही हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि वो दो किस्म के प्रोसेसेस कौन से हैं और उनकी वजह क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।